जय हिंद। अब हम लोग बिहार एसआई के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये 50 एमसीक्यू रहेगा और ये किस किताब से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है वो आपको ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उससे लिया गया है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट सेकंड आया हुआ है उसका चौथा सेट है ये, और चौथा सेट का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, इसमें 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन रहेगा और उसको हम लोग डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे जहां जहां जाया जा सकता है। ठीक है, चलिए चलिए पहला सवाल क्या है? 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक लेखिका को दिया गया है? ठीक है, 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक को दे दिया गया है? तो ये तमिल भाषा को दिया गया। तो थोड़ा 32वां सरस्वती सम्मान जान लेते हैं, ये क्या है। देखिए, सरस्वती सम्मान जो है ना, ये बिरला फाउंडेशन जो होता है, बिरला फाउंडेशन इनके द्वारा शुरू किया गया। पहला सवाल ये पूछेगा, बिरला किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो 1991 में शुरू किया गया। दो सवाल हो गया। तीसरा, ये किन भाषाओं को दिया जाता है? तो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषा है ना, उनके लिए दिया जाता है। ठीक है, ये 3 सवाल पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना है। ठीक है, फ्रांस का जो राज्य क्रांति होता है, देखिए 1789 में जो फ्रांस का राज्य क्रांति शुरू होता है, ठीक है, तो वहां उसमें गलत कथन का पहचान करना है। तो ये गलत कथन, तो चलिए जो सही कथन उसको भी देख लेते हैं हम लोग। वर्साई के विशाल, क्या बोल रहा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति, ये याद रखना है, फ्रांस की क्रांति के बारे में बोल रहा है। वर्साई की विशाल महल और राज दरबार के शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ। यानी फ्रांस की क्रांति का कारण क्या है, होने का कारण, उसका एक कारण ये दिया हुआ है। क्या है कि जो वर्साई का जो विशाल महल था, वो देखिए वहां पर मतलब फिजूल खर्ची के बारे में बोल, राजा के फिजूल खर्ची, जो अरिस्टोक्रेट होता है ना, जैसे राजा हो गया, राजा का जो ऑफिसर जब होता है, इसको अरिस्टोक्रेट बोलते हैं, जो मतलब महंगा महंगा सूट खरीदता है और महंगा महंगा गाड़ियों में चलता है, मतलब एक बात कहने का बात हो गया। ठीक है, तो वो अरिस्टोक्रेट जो है, वो राज दरबारी जो है, उन पर काफी खर्च आ रहा है, फिजूल खर्ची बहुत हो रहा है राज दरबार का शान शौकत में। ठीक है, तो पहला हो गया। चलिए पहला हो गया ये। दूसरा हो गया, अमेरिकी उपनिवेश को सहायता देने के कारण फ्रांस के ऊपर चढ़ा टैक्स। देखिए क्या हो गया ना, हम देखिए अभी क्या है, आपको अमेरिका में भी अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा होता है। ठीक है, अब जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है ना, 1775 से शुरू होता है, तो जब वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो रहा होता है, उसमें फ्रांस जो है अमेरिका का मदद करता है। क्यों मदद करता है? क्योंकि अमेरिका पे कौन राज कर रहा था? तो इंग्लैंड राज कर रहा था। कौन राज कर रहा था? इंग्लैंड राज कर रहा था। अब इंग्लैंड का दुश्मन है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड आसपास आस पड़ोस है। ठीक है, तो इस टाइम पर जब फ्रांस में क्रांति हो रहा है, तो वो जब अब क्योंकि ये दोनों आस पड़ोस में है, ठीक है, तो ये क्या किया, अमेरिका क्रांति में इसको मदद कर दिया, अमेरिका को, फ्रांस में। ये अपना सैनिक भेजा, अपना पैसा भेजा, सब कुछ भेजा। इससे क्या हुआ, ये अपना दिवालिया होने लगा। ठीक है, जब दिवालिया होने लगा तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है फ्रांस में, अपना बोलता है कि फ्रांस के लोग बोलते हैं अपना तो पैसा नहीं दूसरे को दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक है, तो ये दो हो गया। ठीक है, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था, देखिए फ्रांसीसी समाज में जो वर्ग व्यवस्था था ना, वो ऐसे था। ठीक है, ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ थे राजा, ठीक है, राजा के दरबारी, दरबारी समझ लेता है ये। ठीक, नहीं सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सॉरी, एक मिनट यहाँ बताते हैं। जैसे ये चलते हैं, देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1789 में शुरू हो रहा। ठीक है, अब देखिए कारण क्या है। तो एक ये ऐसे पिरामिड बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ पर तो पादरी लोग रहते हैं, मतलब जो आपको अरिस्ट, ये क्या बोलते हैं, जो चर्च को, जो चर्च मतलब चर्च के जो लोग होते हैं ना, पादरी लोग, वो लोग इस पे रहते थे। सेकंड में रहते हैं आपको अरिस्टोक्रेट, मतलब कि राजा के दरबार का जो मतलब मेन मेन चीज होता है, मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं। नीचे रहते हैं ये बुर्जुआ, यानी मिडिल क्लास, बुर्जुआ इसको बोलते हैं, या मिडिल क्लास उसको बोल दिए, ये रहते हैं। और यहाँ पे जो रहते हैं आपको गरीब बुर्बा, जो वो लोग रहते हैं, मतलब किसान हो गया, ठीक है, ये सब लोग रहते हैं। तो ये चार एक तरीके से हो गया। तो लेकिन ये जो है ना, ये पहला और ये दूसरा, इसको तो एक ही मानो, तीसरा चौथा को तो एक ही मान लेते हैं हम लोग। पहला और दूसरा, बहुत जगह पे ये पिरामिड 3 ही जगह बांटा हुआ है। पहला हो गया आपको दरबार पादरी का, दूसरा हो गया आपको ये क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेट का, मतलब कि जो राज दरबार के जो लोग रहते हैं या बड़े बड़े ऑफिसर सब, वो। और तीसरा हो गया मध्यम वर्ग, जिसमें किसान उसान को भी, निचले वर्ग को भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी रहता है। अब क्या है ना, ये पादरी और अरिस्टोक्रेट है ना, ये 1% जनसंख्या इनका है, पादरियों का, 2% जनसंख्या इनका है, ये 3% टोटल, 97% जनसंख्या ये लोग है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये 95% जो है आपका पैसा को होल्ड किए हुआ, वेल्थ को होल्ड किए हुआ, और 5% इन लोग के पास है, यानी 97% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और 95 और 3% लोगों के पास 95% पैसा है। तो इससे क्या होता है ना, अच्छा, ये जो 95% जिनके पास पैसा है, उनको टैक्स भी नहीं देना है। एक ये भी खासियत है, इनको टैक्स भी नहीं देना है।
टैक्स देना है इनको, 97% वाले को, मतलब 3% जो ये 3% बचे हैं इनको, 97% जो लोग बचे हैं जिनके पास 3% वेल्थ बचा हुआ उनको देना है टैक्स। तो ये क्या होता है, बोलता है यार हम इतने ज्यादा लोग हैं, हमारे पास 3% से 4% पैसा है खाली, ठीक है, और टैक्स भी हम ही दे रहे हैं और इसका ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है क्या, मध्यम वर्ग का ये क्या बोलते हैं ये होने का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मध्यम वर्ग का शासन संचालन में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं, मध्यम वर्ग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता ही नहीं था, नहीं लेता, उनको उसमें वो दिया ही नहीं गया था उनको, ठीक है। चलिए ये हो गया फ्रांसीसी क्रांति, थोड़ा सा फ्रांसीसी क्रांति को भी हम लोग समझ लिए। अब आगे चलते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर दे। हाँ चलिए अब आते हैं, कहाँ चला गया, हाँ देखिए माउंट थुलियर। देखिए माउंट थुलियर को हम लोग समझ लेते हैं। माउंट थुलियर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है माउंट थुलियर, ये ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। माउंट थुलियर कहाँ अवस्थित है, ग्रेट निकोबार में। चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका भी डिटेल में। देखिए माउंट थुलियर, देखिए अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार, इसका सेकंड हाईएस्ट पीक जो है ना, सेकंड हाईएस्ट, ये हो गया आपको माउंट थुलियर, याद रहेगा, ये सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट, ज्यादा सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे हाईएस्ट तो आपको सैडल पीक है। कौन पीक है, सैडल पीक है। तो पहले पूछेगा कौन सा सबसे हाईएस्ट है, तो सैडल पीक। सेकंड में कौन है, तो माउंट थुलियर। अभी माउंट थुलियर तो बता दिया हम लोग कि ग्रेट निकोबार में, चलिए बहुत अच्छा, ये ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर है। ये सैडल पीक कहाँ है, तो ये उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, याद रहेगा ये। चलिए हो गया, ये माउंट थुलियर अवस्थित है कहाँ पे, तो ग्रेट निकोबार में, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। अच्छा कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी, मतलब इस गंगा नदी का बेसिन का हिस्सा नहीं है। पुनपुन नदी बिल्कुल है, रामगंगा भी है, उत्तरी कोयल भी है, दक्षिणी कोयल नदी नहीं है। देखिए पुनपुन नदी जो है ये छोटा नागपुर से निकलती है, कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है पुनपुन नदी, कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटू से, और ये फतुआ के पास जाके, फतुआ के पास जाके गंगा से मिलती है, याद रहेगा। तो बिल्कुल इसका एक हो गया, मतलब गंगा नदी बेसिन का हिस्सा हो गया। रामगंगा ये जो निकलती है ये आपको कुमाऊं हिमालय है ना, कुमाऊं हिमालय, कुमायूं हिमालय के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है, कहां से निकलती है, गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है रामगंगा, ठीक है। और ये मिलती कहां पे गंगा जी से, आपको कन्नौज में जाके मिलती है, कहां मिलती है गंगा जी से, ये कन्नौज में जाके रामगंगा मिलती है, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी ये भी छोटा नागपुर से निकलती है, उत्तरी कोयल नदी कहां से निकलती है, छोटा नागपुर से निकलती है, ये सोन में जाके मिल जाती है, और सोन अल्टीमेटली कहां मिलती है, तो गंगा में मिलती है, ठीक है। चलिए दक्षिणी कोयल नदी नहीं मिलती है, ठीक, गंगा नदी का नहीं है दक्षिण कोयल नदी। चलिए अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगतियों में अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। देखिए किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक जोड़ा गया, तो तृतीय बौद्ध संगति में जोड़ा गया। किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक, तृतीय। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, बौद्ध संगति को ही रिवाइज कर जाते हैं एक बार। चलिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये पहला बौद्ध संगति, ये दूसरा बौद्ध संगति, ये तीसरा बौद्ध संगति, ये चौथा बौद्ध संगति, ऐसे। चलिए ठीक है, इसको ऐसे लेते हैं। पहला बौद्ध संगति टाइम पीरियड देखते हैं, टाइम देख लेते हैं, टाइम कब है पहला, ये 483 बीसी, ठीक है। दूसरा कब है, 383 बीसी। तीसरा कब है, 251 बीसी, याद रहेगा। और चौथा कब है, फर्स्ट सेंचुरी एडी, यानी पहले शताब्दी में आपको ये होता है टाइम। चलिए हो गया। इसमें राजा कौन था, राजा को भी देख लेते कौन कौन था। पहला में राजा कौन था, अजात शत्रु, कौन था, अजात शत्रु जो था पहला में राजा था, ठीक है। दूसरा में कौन था, काला अशोक, काला अशोक राजा था। तीसरा में कौन था, अशोक राजा था, कौन था, अशोक राजा था। और चौथा में कौन था, कनिष्क राजा था। अच्छा ये अजातशत्रु किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था, ये तो पता होगा हर्यक वंश का। काला अशोक कौन सा होगा, शिशुनाग वंश का था ये, शिशुनाग वंश का था ये, ठीक है। अशोक का तो मौर्य था ये, और कनिष्क जो था कुषाण वंश का था ये, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ये हो गया, राजा हो गया। अध्यक्ष कौन था यहाँ पे, अध्यक्ष कौन था, क्या अध्यक्ष आप लोग बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, ये जो था पहला वाला जो था अध्यक्ष था महाकश्यप था, महाकश्यप अध्यक्ष था। दूसरा में कौन था, सभा कामी अध्यक्ष था इसका, ठीक है। तीसरे में कौन था, तो तीसरे में आपका मोगली पुत्र तिस्य, मोगली पुत्र तिस्य था, ठीक है। ये तीसरा में हो गया। चौथा में कौन था, चौथा में जो था एक तो था आपको अश्वघोष, अश्वघोष, एक वसुमित्र। अब आप लोग को बताना इसमें कौन अध्यक्ष था कौन उपाध्यक्ष था।
एक सवाल का एक आपको जवाब देना, इसमें अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, ये बताना आप लोग को, ठीक है। चलिए हिंट भी हम दे ही दिए, गौर करने पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा इसमें और अच्छा हाँ, क्या क्या हुआ था ये भी पूछ सकता है कि ये जो था ये क्या क्या हुआ था इसमें। पहला वाला में क्या हुआ था, तो पहला वाला में आपको एक मिनट, पहला वाला में क्या हुआ था, पहला वाला जो हुआ था आपको उसमें ये हुआ था, क्या बोलते हैं हम, सुत्त पीटक और विनय पीटक, ये विनय पीटक, इस ये दोनों को जोड़ा गया था। पहला वाला क्या हो गया, सुत्त पीटक और विनय पीटक को जोड़ा गया, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हुआ था, दूसरे वाले में विभाजन हुआ था, दूसरे वाले विभाजन हुआ था। इसमें किस चीज में विभाजन हुआ था ये आप लोग बताइए, किस चीज में, दो चीज में विभाजन हुआ था ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। तीसरे वाले में क्या होता था, अभिधम्म पीटक, अभिधम्म पीटक लिखाया था, ठीक है, तीसरे वाले में। चौथे वाले में क्या चीज, चौथे अच्छा चौथे वाले में विभाजन हुआ था, ये तो महायान में और हीनयान में, ठीक है। चलिए ये आप लोग को बताना है कि ये क्या चीज है, यहाँ पर जो विभाजन हुआ है ये दो चीज में, ये क्या चीज में विभाजन हुआ है, ठीक है, ये आप लोग को बताना है। चलिए तो ये पूरी तरीके से हम लोग समझ लिए, और तो इसमें कुछ है नहीं छोटा, कहा गया बौद्ध संगति देख ली, तो बौद्ध अभिधम्म पीटक किसमें जुड़ा गया, तृतीय में जुड़ा गया। चलिए निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया है 2023 का, तो द फेबलमैन्स को दिया है, किसको, द फेबलमैन्स को। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है, तो हरमनप्रीत कौर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। चोल अभिलेख में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहते हैं, यानी चोल, एक तो चोल अभिलेख में चोल राज चल रहा है, वहां पर विद्यालय को भूमि दिया गया है, उसको क्या कहते हैं, शाला भोग कहते हैं। तो पाठशाला होता है ना, पाठशाला होता है पढ़ाई के लिए, तो वही शाला भोग यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मदेव किसको दिया था, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को जो दिया गया होता है ना जमीन, ठीक है, करमुक्त जमीन दिया था, ये आपको ये, क्या नाम है, ब्रह्मदेव उसको दिया होता है। अच्छा उसके बाद होता है वेलन बगाई, अच्छा वेलन बगाई किसका है, ये आपको गैर ब्राह्मणों को जो जमीन दिया जाएगा उनको दिया जाएगा। ये पल्ली चंदम किसको, ये जैन संस्थान जो होते थे ना उनको दिया जाता था जो जमीन, वो आपको पल्ली चंदम होता था, ठीक है। चलिए तो हो गया, ब्रह्मदेव हो गया, शाला भोग हो गया, चलिए सब हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गंठन के लिए आवश्यक है, कौन सा अच्छा पोषक तत्व, कौन किस पोषक तत्व के पौधे का जो गांठ गंठन गठन होता है उसके लिए आवश्यक होता है, बोरॉन होता है, किसके लिए होता है, बोरॉन होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है, कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है, तो ये नहीं है क्राइटच्यूट सिंड्रोम, ये नहीं है क्राइटच्यूट सिंड्रोम जो ये नहीं है, बाकी सब लोग है, ठीक है। चलिए सही मिलान करना, रानी दिद्दा ये कश्मीर की है, ठीक है, रानी दिद्दा कश्मीर की है, ठीक है। दीदी मतलब दिद्दा मतलब दीदी कह सकते हैं, बड़ी बहन कह सकते हैं, ठीक है, ये कश्मीर की, ठीक है। रुद्रमा देवी आंध्र प्रदेश, बिल्कुल रुद्रमा देवी जो है यहाँ पे वारंगल में थी, ये रुद्रमा देवी, ठीक है, ये थी। चलिए उसके बाद आ जाते हैं आपको रजिया सुल्तान, तो दिल्ली की है, ठीक है, आपको इल्तुतमिश की बेटी थी ये, और 1236 से 1240 तक थी। दुर्गावती जो थी ये नहीं, बिहार की कहाँ से हो जाएंगी दुर्गावती, दुर्गावती बिहार की नहीं है, ये गोंडवाना की है, ठीक है, ये कहाँ की, गोंडवाना की है। ये दुर्गावती जो थी ना ये अकबर से लड़ी भी थी 1564 में, 1564 में ये अकबर से लड़ी भी थी, ठीक है, ये रानी दुर्गावती, ठीक है। और बाकी तो रजिया सुल्तान देख लिए, सब देख लिए, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया सर, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, उसमें तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों आते हैं, तट के क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं, क्या है, बंगाली खाड़ी में अधिक ताप के कारण, हाँ ये सही, बंगाली खाड़ी में अधिक ताप के कारण चक्रवर्ती, तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं बंगाली खाड़ी को पहले, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, चलिए यहाँ चलते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, ये बंगाली खाड़ी है, ठीक है, ये जो है पूरा बंगाली खाड़ी है, चलिए समझ रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है ना, ये आपको ये गर्म हुआ, ये इलाका गर्म हुआ, अब ये जो गर्म होता है तो इसमें क्या होगा, निम्न दाब होगा, दाब निम्न हुआ, हवा ऊपर गया, हवा ऊपर गया तो बाहर से चारों तरफ से हवा आएगा, तो चारों तरफ से हवा आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चक्रवात जब बनेगा, क्या होगा, चक्रवात बनेगा, ठीक है। अब ये चक्रवात जो होता है ना, देखिए अब ये चक्रवात दो टाइम पे बनता है, एक जो चक्रवात बनता है, ठीक है, ये जो चक्रवात बनता है ये एक इस एरिया में बनता है, एक इस एरिया में बनता है। अब ये दोनों का टाइमिंग अलग, ये मानसून के टाइम पे बनता है, यहाँ पे जो बनेगा वो मानसून के समय बनेगा, जून से सितंबर तक पकड़ लीजिए आप, यहाँ बनेगा। ये जो बनेगा ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अक्टूबर या नवंबर से पकड़ लेते हैं और जनवरी फरवरी तक पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है।
ये बनेगा मानसून के पहले, सॉरी मानसून के वक्त, ये बनेगा मानसून के बाद। ठीक है, ये दो चीज हो गया। ये जो बनेगा ना, अच्छा ये जो चक्रवात होता है ये एंटी ऐसे ऐसे भागता है, ये एंटी क्लॉकवाइज भागता है ऐसे, ये भी ऐसे भागेगा, एंटी क्लॉकवाइज भागेगा। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन है ये इस एरिया को हिट करेगा, यानी पश्चिम बंगाल को, उसके बाद उड़ीसा को, आंध्रा को, इस तरफ हिट करेगा। ये जो है ये श्रीलंका को, तमिलनाडु को, ये सबको, मतलब आंध्रा को, ये सबको हिट करेगा, ये इधर जो बनेगा। ठीक है, ये इधर जो बनेगा ये इस एरिया में ये हिट करेगा। ठीक है, चलिए तो हो गया। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। क्या है कि बंगाली खाड़ी में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो ताप के कारण, ताप का जो डिफरेंस आ जाता है उसके कारण आपको बंगाल में ये अधिक आते हैं। चलिए, चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण के कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन, मतलब कौन सा अपरदन हो रहा है जिसके कारण चंबल घाटी का खोह खड्डा बन रहा है? तो ये अवनालिका अपरदन, यानी कि इसको गली इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गली इरोजन बोलते हैं। यानी एक तरीके का गली ऐसे ऐसे इरोड होता है, ऐसे इरोजन होता है। ठीक है, यहीं पे पानी बरसेगा ना तो ये क्या करेगा, और इसको गड्ढा कर देगा, और गड्ढा कर देगा, और गड्ढा कर देगा। जैसे यहाँ पे चंबल में होता है ना, अच्छा यही है चंबल में होता है। ठीक है, चंबल ये कृषि के लिए ना, कृषि के लिए अनुपयुक्त बना देता है, मतलब कि कृषि यहाँ पे आप नहीं कर सकते गली इरोजन में। ठीक है, तो वही अवनालिका अपरदन इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षीय है? तो कौन सा घर्षण बल जो है वो अकेंद्रीय तथा असंरक्षीय। ठीक है, 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो कजाकिस्तान। 24वां संघाई सहयोग संगठन का आगामी बैठक कजाकिस्तान में किया गया। निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप का आयोजन किया गया? पहला हॉकी फाइव्स विश्व कप ओमान में किया गया। कहाँ किया गया? हॉकी फाइव्स ओमान में किया गया। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो गुरु नानक ने ना लहना को अपना उत्तराधिकारी किया था। इनको ना गुरु अंगद भी कहते हैं, याद होगा। गुरु अंगद कहते हैं किनको? लहना को कहते हैं गुरु अंगद। अच्छा यहाँ चलिए, यहाँ पे आइए, देखिए लहना जो है ना ये गुरु अंगद को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुरु अंगद को लहना कहते हैं। ठीक है, यही गुरु अंगद ने आपको गुरुमुखी दिया है। गुरुमुखी जो लिपि है ना ये आपको गुरु अंगद ने दिया है। ठीक है, अच्छा पहला शुरुआत करते हैं गुरु नानक से। इनका जन्म, ये तो पहले सिख धर्म को संस्थापक थे। जन्म कब होता है? तो ये जन्म होता है 1469 में। कब होता है? 1469 में जन्म होता है। ठीक है, कहाँ पे? तो तलवंडी में होता है। आज का जो ननकाना साहिब है ना, ननकाना साहिब जो है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। ये वहां पे इनका 1469 में जन्म होता है पहला तो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा चीज है इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग गुरु गोविंद देख लिए। अच्छा एक सवाल और क्या पूछ सकता है? गुरुमुखी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा हाँ ये पूछ सकता है कि आदि ग्रंथ का रचना किसने किया? तो गुरु अर्जुन ने। आदि ग्रंथ का रचना किसने किया? तो गुरु अर्जुन ने किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या पूछ सकता है? अच्छा हाँ एक पूछता, अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया, 500 बीघा जमीन दिया है। ठीक है, अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया, वो किसको दिया है? अकबर ने 500 बीघा जमीन तो गुरु रामदास को दिया हुआ है। किसको दिया हुआ? गुरु रामदास को दिया हुआ। ठीक है, अच्छा उसके बाद और बस इतना काफी है। ठीक है, और कुछ ही तो गुरु नानक हो गया, गुरु अर्जुन देव हो गया। ठीक है, चलो हटाओ। ठीक है, उसके बाद लहना हो गया। चलो, विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकते हैं? देखिए विधान परिषद के बारे में बोल रहा है और सामान्य विधेयक के बारे में बोल रहा है, तो 4 माह तक रोक सकता है। ठीक, कब तक? 4 माह तक। कैसे 4? देखिए ये ना 4 माह तक रुकेगा। ये पहले ये जो विधानसभा जो है वो बिल देगा, विधानसभा जो है बिल देगा विधान परिषद को। तो ये पहली बार में तो 3 महीने रुकेगा। फिर विधानसभा इसको फिर भेजेगा, तो पहली बार 3 महीने रुका, दूसरी बार भेजा फिर 1 महीना, टोटल कितना हुआ? 4 महीने रुका। याद रहेगा सर, विधानसभा विधान परिषद के लिए टोटल जो होगा 4 महीने। लेकिन ये साधारण विधेयक के लिए, वही यदि धन विधेयक होगा तो ये 14 दिन का हो जाएगा। धन विधेयक हो तो मैक्सिमम 14 दिन तक विधान परिषद आपको रोक सकता है। ठीक है, चलिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारता नहीं? यानी किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय ना कोर्ट मार्शल के निर्णयों के अपील नहीं, मतलब उसको कर सकता है और अपील को इंटरटेन नहीं कर सकता? तो 136(2) में। किसमें कहा गया? 136(2) में। लेकिन इसमें एक और तरीका है, ये तो है आप नहीं कर सकते, 136(2) में लिखा हुआ, लेकिन एक जगह आप अपील कर सकते हैं। एक जगह आप अपील कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं? आर्टिकल 32 और 226 के तहत रिट पिटीशन के जरिए आप कर सकते हैं।
रिट पिटिशन का जो पावर दिया गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, उसके जरिए आप कोर्ट मार्शल का कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोर्ट मार्शल का जो होता है ना, एक अपना उसका अपना कोर्ट होता है, अपना आर्मी का डिफेंस का अपना कोर्ट होता है, और वहां पर आर्मी के ऑफिसर ही बैठते हैं। और ये मेनली क्यों किया गया ना, क्योंकि इसको डिसिप्लिन मेंटेन करे, डिसिप्लिन के लिए इसको किया गया है। ठीक है, इसका अपना कोड बनाया गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपको कोर्ट मार्शल के बारे में। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? देखिए, किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये अनुवर्ती है। देखिए, परवर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्वारोपित, ये सब जो है ना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कोशिश करते हैं अपवाह तंत्र को, चलिए थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। ठीक है, कोशिश करते हैं कि, क्योंकि अपवाह, देखिए अपवाह तंत्र जो होता है, अपवाह तंत्र, ठीक है, देखिए इसमें दो तरह का अपवाह तंत्र होता है। ठीक है, एक होता है क्रमवर्ती, एक होता है अक्रमावर्ती। ठीक है, एक क्रमवर्ती होता है, एक अक्रमावर्ती होता है। ठीक है, ये क्रमावर्ती में जो होता है, अच्छा इसका भी दो होता है, और क्रमवर्ती का भी दो होता है। एक होता है अनुवर्ती, ठीक है, एक होता है परवर्ती। ठीक है, इसका होता है, एक होता है पूर्ववर्ती, और एक होता है पूर्वा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्वारोपित। था इसको पूर्वारोपित। ठीक है, अब ये समझना, ये चारों को समझना, क्रमवर्ती, अक्रमवर्ती, और इसके अंदर अनुवर्ती और परवर्ती, ये समझना। तो अपवाह तंत्र को देख लिए, हिंदी का टर्म थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट होता है कि एक अनुवर्ती होता है, एक परवर्ती होता है। अब ये क्या होता है देखते हैं। क्रमवर्ती किसको बोलते हैं? क्रमवर्ती अपवाह तंत्र वो अपवाह तंत्र होता है जिसमें जो ढलान के हिसाब से पानी बह रहा है, यदि ढलान ऐसा है तो पानी भी ऐसा ही बहेगा, तो इसको क्रमवर्ती बोलते हैं। इसमें भी अनुवर्ती होता है, परवर्ती होता है। ठीक है, तो एक ढलान के हिसाब से बहेगा तो एक आपको क्रमवर्ती, ढलान के हिसाब से नहीं बहेगा, मतलब ढलान ऐसे आई ऐसे बह रहा है, या किसी ऐसे दूसरे टाइप से बह रहा है, तो ये अक्रमवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो ढलान के हिसाब से तो क्रमवर्ती। क्रमवर्ती में भी एक अनुवर्ती होता है, एक परवर्ती होता है। अनुवर्ती हो गया कि एक मेन रिवर ऐसे बहते जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपको अनुवर्ती, एक रिवर ऐसे ऐसे बढ़ते हुए, सिंपल अनुवर्ती। एक होता है इसी के साइड में कोई एक और रिवर बह रहा है, अब वो जाके इससे ऐसे एंगल मिल गया, समकोण बनाते हुए इससे मिल गया, तो ये रिवर कहलाया अनुवर्ती, और ये रिवर कहलाया परवर्ती। याद रहेगा, जैसे अनुवर्ती में क्या क्या हो जाएगा, जैसे गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, ये सब अभी देखिए नहीं, देखिए सवाल यही था, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कौन सी नदी है, तो अनुवर्ती है, क्योंकि ये मेन रिवर है, इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मिल जाएगा, मतलब ये है। और ये जो रिवर है ना, जैसे ये जो मिल के इसमें मिल जा रहा है, तो इसमें आ जाएगा, जैसे इसमें आ जाएगा चंबल ले लो, बेतवा ले लो। ठीक है, इस टाइप का रिवर जो है सिंध, इस टाइप का रिवर जो है ये आपको इसमें मिलेगा, जो 90 डिग्री कोण बना के इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये अनुवर्ती हो गया, परवर्ती हो गया। अब आते हैं पूर्ववर्ती और पूर्वारोपित। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं देखेंगे, चलिए थोड़ा समझते हैं। इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट। ठीक है, इसको सुपर इम्पोज्ड बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड रिवर। ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है, मतलब पूर्ववर्ती क्या होता है कि यहाँ से एक नदी बह रही है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, लेकिन पीछे पहाड़ आ गया एकाएक, नीचे से कुछ ऐसा चीज हुआ कि ज्वालामुखी फटा, जो भी हुआ, लेकिन यहाँ से आपको एक पहाड़ आ गया। अब ये क्या करेगा, इसको काटते 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 अपनी जगह बना लेगा, यानी एंटीसीडेंट रिवर, यानी पहले ये था, बाद में ये आया, तो इसको काटते हुए आगे बढ़ गया। अब ये जो है ना सुपर इम्पोज, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको खाली ऐसे समझना होगा कि एक रिवर ऐसे था, ठीक है, यहाँ पे एगो पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है, इधर पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है, एक रिवर ऐसे था, बाद में ये रिवर ढका गया, ऐसे ढका गया, अब इसी के ऊपर एक और रिवर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है, ये बहुत, देखिए ये जो सुपर इम्पोज को समझाने के लिए यूपीएससी का जो ज्योग्राफी मेंस लेता है ना, उसको पढ़ना है ये सुपर इम्पोज, कि किस तरीके से ये नदी जा रही है, यहाँ पहाड़ 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 है। ठीक है, अब ये क्या करता है ना, ये नदी के यहाँ से पहाड़ से अपर्दन होते हुए यहाँ भरा जाता है, भर जाता है, भर गया। अब इसके ऊपर यानी सुपर इम्पोज, यानी पूर्वारोपित, इसके ऊपर एक और नदी बह जाती है। ठीक है, अब इस ये बहुत डिटेल में जाना होगा, लेकिन उतना डिटेल में जाने के लिए ना आप लोग को पढ़ना है ना जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेनली हो गया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं दिए ना, इसका एग्जाम्पल दिए है ना। अनुवर्ती का हो गया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गया। परवर्ती का चंबल, बेतवा कर लेते हैं। आपको पूर्ववर्ती में आपको आ जाएगा
सतलज ले लीजिए, जो कि मतलब एंटीसिडेंट यानी पहले से रिवर चली आ रही थी, उसके बाद कोई चीज आए उसको काटते हुए आगे बढ़े, तो सतलज ले लीजिए, सिंधु ले लीजिए, ठीक है, सतलज हो गया, सिंधु हो गया, उसके बाद ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, उसके बाद सुपर, अच्छा ये हो गया। सुपर इम्पोज में कौन कौन आ गया? सुपर इम्पोज में आ गया आपको बनास आ गया, ठीक है, बनास आ गया, स्वर्ण रेखा आ गया, स्वर्ण रेखा आ गया, उसके बाद दामोदर आ गया, ये सब आ गया। चलिए हो गया, काफी है इतना, तो मालूम चला 2 घंटे का वीडियो ही बन गया। ठीक है, अब चलिए इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं, खाद्य संयोजी और कार्य में, ठीक है, जरा देख लेते हैं। चलिए इसका तो, चलिए चलिए हटाइए, इसका तो आंसर ही नहीं ठीक है। ऐसा मामला जो मृत्यु आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है कहलाता है वारंट मामला। ऐसा मामला जो मृत्यु आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास, देखिए 2 वर्ष से अधिक जो भी हो जाएगा ना वो वारंट मामला हो जाएगा, याद रखना सिर्फ, ठीक है। ये धारा 371 किस चीज का है? तो दासों के अभ्यासिक व्यवहार का, धारा 371 दासों के अभ्यासिक व्यवहार का। धारा 372 जो है वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्रतव्य को बेचना, ठीक है, ये हो गया धारा 372। धारा 373 जो है, सॉरी धारा 370 जो है दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना, दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना। अच्छा, उसके बाद धारा 374 जो है ये विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। चलिए, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता का परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए? देखिए समान संहिता जो है ना ये नागरिकों के लिए। समान संहिता किसके? देखिए यहां भी देखते, देखिए समान मतलब इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सिविल कोड, ठीक है, कॉमन सिविल कोड बोल सकते हैं या कॉमन सिविल लॉ, ठीक है, जो भी है आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट नाम बोल रहे हैं कॉमन सिविल कोड ये शायद, ठीक है। चलिए तो ये हो गया समान सिविल संहिता जो है। अब इसमें क्या है ना कि वो, अब देखिए कुछ चीजों में ना कि हम लोगों का जो कानून है वो अलग अलग है। जैसे विवाह में, विवाह के मामले में कानून अलग है, तलाक के मामले, तलाक के मामले में कानून अलग है, गोद लेने के मामले में कानून अलग है, विरासत के, समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजों है, विरासत के मामले में कानून अलग अलग है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें जिनमें कानून जो है अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग है। तो इसको बोलता है कि क्या कहते हैं आप, ये क्या कहते हैं, ये लेकर आइए कॉमन सिविल कोड लेकर आइए, मतलब कि एक ही लॉ लाइए जो सब पर आपको लागू हो। और ये आर्टिकल 44 में भी दिया गया, डीपीएसपी में, नीति निर्देशक तत्वों में आपको ये दिया हुआ डीपीएसपी में दिया हुआ, ठीक है, आर्टिकल 44। हाँ ठीक है, चलिए हो गया, ये हो गया। अभी किस, एक सवाल पूछता है, किस जगह पे अभी है? तो गोवा में अभी है। अभी किस जगह पे है? तो गोवा में है, ठीक है, जैसे कि वहां पे अच्छा चलिए ये बताइए ट्रिपल तलाक जो है किस केस में अभी हटा दिया गया? तो शाह बानो केस में, शाह बानो केस में ना 2016 या 2017 में ही शायद है, 2017 में शाह बानो केस को ट्रिपल तलाक जो है हटा दिया गया, ठीक है। और यही शाह बानो केस में ना 1985 के शाह बानो केस में ही बोला गया है कि आपको आर्टिकल 44 को लागू कीजिए। आपको आर्टिकल 44 में जो कॉमन सिविल लॉ जो है उसको आप लागू करने के लिए ये बोला भी गया इस चीज के लिए, तो ये याद रखना है। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला सवाल पे। निम्नलिखित, कहा चला गया, निम्नलिखित बीमारियों की सूची में उन बीमारियों की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी। कौन कौन बीमारी जो मोटापे से जुड़ा हुआ है? ठीक है, पहला तो है कैंसर, चलो कैंसर जो है मोटापे से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है मधुमेह, ये जो है डायबिटीज जो है मोटापे से जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये भी मोटापे से जुड़ा हुआ है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जो जोड़ का जो दर्द होता है वो मोटापे से जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए, प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है कि कोई भी दो इंसान अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होता। तो अपने में स्वयं में विशिष्ट है, कि समान नहीं होते अपने योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण प्रदान किया, यानी SC ST को जो आरक्षण प्रदान किया गया है वो आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) में किया गया। क्या किया गया आर्टिकल 15(4) 16(4) में? क्या, एक मिनट देखिए, देखिए 15(4) 16(4) ये क्या किया गया, जो कोई भी वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड है, शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड है, ठीक है, उसको आर्टिकल 15(4) आपको विद्यालय हो गया, स्कूल्स हो गया, कॉलेज हो गया, इसमें आपको शैक्षणिक संस्थान में जो आपको रिजर्वेशन देता है, ठीक है, एक चीज तो ये।
और ये जो है आपको जो भी सामाजिक और शैक्षणिक ये आपको बैकवर्ड है, उसको आपको सर्विसेज में यानी नौकरी में आपको ये देता है, सरकारी नौकरी में आपको रिजर्वेशन देता है, आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 15(4). ये तो हो गया आपको स्कूल्स कॉलेजेस के लिए, शैक्षणिक संस्थान के लिए, ये हो गया सर्विसेज के लिए। लेकिन इसमें एक ये है कि ये जो चीज है 16(4) में सब बोला गया है कि ये राज्य देगा, जो आपको रिजर्वेशन देगा वो राज्य देगा, और राज्य की नजर से दो क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला कि वो जो वर्ग है वो पिछड़ा हुआ होना चाहिए, पिछड़ा हुआ होना चाहिए, पहला चीज, वर्ग पिछड़ा हुआ होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, उस वर्ग का पर्याप्त ये आपको भागी हिस्सेदारी, पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए उसके सरकारी नौकरी में, मतलब उस राज्य के सरकारी नौकरी में पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए, तभी आप दे सकते हैं। यानी पिछड़ा होना चाहिए और पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो के कारण आपको दिया जाएगा। चलिए, काफी इतना है तो बहुत कुछ, लेकिन टाइम नहीं है। निम्न में से किन शहरों के मध्य शेनकोट्टा गैप द्वारा परिवहन होता है? शेनकोट्टा गैप के द्वारा परिवहन किसके द्वारा? तिरुवनंतपुरम और मदुरई में। शेनकोट्टा गैप तिरुवनंतपुरम और मदुरई। अच्छा, ये पलक्कड़ और कोयम्बटूर जो ये किस किस गैप से होता है? ये होता है पाल घाट से होता है, ये पाल घाट से होता है। ठीक है, पाल घाट, पलक्कड़ से पाल निकल जाएगा, पलक्कड़ से पाल, पाल घाट से। मुंबई से नासिक जो है ये किस घाट से होता है? ये थाल घाट से होता है, थाल घाट से। मुंबई से पुणे कौन होता है? भोर घाट से होता है, भोर घाट से होता है। ठीक है, तो भोर घाट से ये, थाल घाट से ये आपको मुंबई नासिक, और पाल घाट से पलक्कड़ कोयम्बटूर, और शेनकोट्टा घाट से, शेनकोट्टा गैप से तिरुवनंतपुरम और मदुरई होता है। ठीक है, चलिए, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? ठीक, किसके सिद्धांत का? ये संलग्नता का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। चलिए, माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है? तो टेलीफोज जो है सबसे टीलोफेज जो है सबसे आखिरी में आती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई? 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स के रस्किन बॉन्ड है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो आइकोनोलॉजी है, ये प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन करने को आइकोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इथनोलॉजी जो है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों की तुलनात्मक अध्ययन को बोलते हैं। विभिन्न संस्कृति जो होता है ना उसके वैज्ञानिक विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी बोलते हैं। इथनोग्राफी जो किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन करना, किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन करने को इथनोग्राफी। इथोलॉजी नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जाए? तो गुजरात के द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, भारत में पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा झीलों की संख्या है? तो तमिलनाडु। ये पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में सबसे ज्यादा झीलों की संख्या है। कौन सा सही है? कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया सकता। ठीक है, तो ये सही है कि कार्बन द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर धातुएं परिवर्तित नहीं किया सकता। सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन घटता है। नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन घटता है। चलिए, अब आते हैं अगला सवाल पे। टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका? रक्त कोशिका। टी कोशिका रक्त कोशिका है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे पोलर फ्रंट थ्योरी यानी ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत अनिवार्य रूप से संबंधित है? देखिए, पोलर फ्रंट थ्योरी जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है पोलर फ्रंट थ्योरी, क्योंकि आपको फ्रंट समझाना पड़ेगा कि फ्रंट क्या होता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि किससे पोलर फ्रंट थ्योरी अनिवार्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है पोलर फ्रंट थ्योरी? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। किससे संबंधित है? थोड़ा सा अच्छा देखिए क्या होता है, फ्रंट किसको कहते हैं? जब दो वायु का, जैसे एक ये ऐसे मान ये वायु है, ये इधर वायु, दो अलग अलग वायु, ये गर्म है और ये ठंडा है मान लेते हैं। ये जहां मिलेगा ना वहां फ्रंट का निर्माण होगा। क्या? जहां गर्म और ठंडा जहां मिलेगा फ्रंट का निर्माण होगा। तो जहां जैसे ये ठंडा है, गर्म हवा है तो ये ऊपर उठ गया। ठीक है, यदि ये यदि ये ऊपर उठ गया, अब मान लेते हैं कि ये आपको ठंडा हवा है, या मान लेते हैं ये आपको गर्म हवा। ये तो पहले देखिए, ये तो पहले ठंडा हवा था, ठंडा था, यानी कोल्ड इसको पकड़ते हैं, इसको कोल्ड कहते हैं, इसको हॉट कहते हैं। सर इसको हॉट कहें, यार पूरा कंफ्यूज कर देता है यार। एक मिनट, इसको समझाना पड़ेगा ठग से। देखिए,
ये मान लेते हैं यहां से एक हवा गया, ये आया कोल्ड हवा, ये आया हॉट हवा, ठीक है। तो ये हॉट हवा, कोल्ड हवा तो नीचे ही रहेगा, हॉट हवा ऊपर बढ़ जाएगा, तो यहां पे चक्रवात जन्म लेगा, ठीक है। उसी तरीके से यदि मान लेते हैं ये आया आपको कोल्ड हवा, कोल्ड हवा आया, यहाँ पे हॉट हवा है, ठीक है। तो ये कोल्ड हवा जो है ये हॉट हवा को ऊपर ठेल देगा, ये ऊपर चला गया, तो यानी किसी भी कीमत पे हॉट हवा ऊपर जाएगा, कोल्ड हवा नीचे ही रहेगा। इसमें भी कोल्ड हवा, इसमें हॉट हवा ऊपर जा रहा है और कोल्ड हवा नीचे जा रहा है, इसमें भी हॉट हवा ऊपर जा रहा है, कोल्ड हवा नीचे जा रहा है, यहाँ भी चक्रवात जन्म लेगा। तो लेकिन ये पोलर रीजन में होता है, इसलिए शीतोष्ण बोल रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय। अब ये बहुत टॉपिक, लंबा टॉपिक है, इसको कभी कोर्स में या कोई क्लास लेंगे तो समझा देंगे। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, क्योंकि शीतोष्ण में होता है, ठीक है। चलिए, अब ऐसे भी चक्रवात देखिए, चक्रवात जो होता है ना, एक कोरलेसिस, कोरलेसिस फोर्स होता है, ठीक है। अर्थ के बीच में कोरलेसिस जितना दूर होगा ना, कोरलेसिस फोर्स से दूर, भूमध्य रेखा से जितना दूर होगा उतना चक्रवात होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। और भूमध्य रेखा जितना पास होगा, तो क्योंकि कोरलेसिस फोर्स यहाँ पे 0 होता है, इसीलिए वहां पे चक्रवात नहीं आता है, ठीक है। चलिए, कभी समझा देंगे। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? मध्य एशिया में, चीन में है, मतलब ज्यादातर तो चीन में ही है, ठीक है। टकला मकान कहाँ पे? अब टकला मकान जो है वो चीन में होने के साथ साथ ये ठंडा है, ठंडा मरुस्थल है। टकला हो जाने पर ठंडा नहीं लगता सर पे, तो टकला मकान ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये समवर्ती सूची, ये राज्य सूची में, ये राज्य सूची में। आर्थिक नियोजन किस सूची में? ये समवर्ती सूची में, हाँ तो लिखा ही हुआ समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन है। आपराधिक मामले भी समवर्ती सूची में, जानवरों के प्रति क्रूरता भी देखिए, ये समझते हैं। देखिए कितना शेड्यूल है हम लोग के पास, शेड्यूल हम लोग का 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में 7वां शेड्यूल में ना 3 लिस्ट दिया हुआ है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम लोग संघ बोलते हैं, राज्य बोलते हैं और समवर्ती बोलते हैं, यही ना बोलते हैं, ठीक है। अब संघ में अभी 100 सब्जेक्ट है, राज्य में अभी 61 सब्जेक्ट है, इसमें 52 सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे याद करना है। तो सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट हो गया, ठीक, ये 3 लिस्ट हो गया आपको सूची में। अब इस सेंटर लिस्ट में भी कौन कौन आता है? तो सेंटर लिस्ट में जैसे हम लोग मान लेते हैं क्या आएगा, मतलब ये संघ सूची में कौन कौन आएगा? तो संघ सूची में आप ले लीजिए, जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग आपको संघ सूची में आ जाएगा, रेलवे आपको संघ सूची में आ जाएगा, उसके बाद और क्या आ जाएगा, रक्षा आपको संघ सूची में आ जाएगा, सेंसस जो करवाते हैं हम लोग हर 10 साल पे, वो संघ सूची में आ जाएगा। समझ रहे संघ सूची में किस तरीके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद रेडियो या टेलीविजन, ये सब रेडियो टीवी, ये सब संघ सूची में आ जाएगा, तो ये संघ सूची में। राज्य सूची में अब देख लेते हैं, राज्य सूची में क्या है? तो राज्य सूची में आ जाएगा आपको क्या, जैसे लोक स्वास्थ्य आ जाएगा, लोक स्वास्थ्य आ जाएगा राज्य सूची में, पंचायती राज आ जाएगा, पंचायती राज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा आपको इसमें, कारागार आ जाएगा उसी में, ठीक है। तो समझ रहे हैं, ये आपको ये राज्य सूची में आ गया। कंकरेंट यानी कि संघ, ये समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में क्या कहा जाएगा? तो समवर्ती सूची में आप पकड़ लीजिए, जैसे कि समवर्ती सूची में क्या, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, वन शिक्षा हो गया। उसके बाद समवर्ती सूची में क्या आएगा? वन हो गया, शिक्षा हो गया, हाँ विवाह भी आ गया, विवाह भी आ गया, शादी विवाह ये सब जो है, तलाक वलाक ये सब उसी में आ गया, कहा चला गया, तलाक जो है ये सब उसी में आ गया, ठीक है। तो ये समवर्ती सूची में आ गया। चलिए, काफी है। तो समर और भी तो है, आर्थिक नियोजन भी समवर्ती सूची में आ गया, आपराधिक मामले भी आ गए, जानवरों की प्रति क्रूरता भी आ गया, ठीक है। जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है, तो उसमें निम्न में से कौन संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता? कोई अर्थव्यवस्था विकसित अवस्था की ओर बढ़ रही है, ठीक है, तो उनमें से किसमें संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है। तो जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है, नहीं कृषि, देखिए सेवा क्षेत्र का विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से बढ़ता है, हाँ सही है, सेवा क्षेत्र का जो विकास है ना वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। सेवा क्षेत्र का विकास जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। जब भी कोई भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी ना, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 सेक्टर होता है ना। प्राइमरी सेक्टर में कृषि हो जाएगा, सेकेंडरी में आपको हो जाएगा ये आपको जो मशीन से जो भी रिलेटेड है, जैसे इंडस्ट्री हो गया, और टर्शियरी में आपको हो गया आपको ये वाला क्या, वो सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री ये हमेशा अर्थव्यवस्था के बढ़ने से बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था बढ़ा तो सर्विस बढ़ा, और सर्विस बढ़ा इंडस्ट्री बढ़ा, लेकिन सर्विस ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, इंडस्ट्री से स्पीड से सर्विस ज्यादा बढ़ेगा, और ये घटेगा। तो वही बोला, सेवा क्षेत्र का विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है, ये सही है। चलो, प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी और विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि, हाँ ठीक है, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात में कमी हो जाएगा, और जो मशीन से बनाया गया वो वस्तु वो मतलब वो बनेगा,
ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियल वस्तु का निर्यात बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण उदारीकरण की तरफ तेजी से बढ़ती जाती है। अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण उदारीकरण बढ़ेगा, ठीक है। जीडीपी में कृषि का योगदान योगदान में वृद्धि होने लगती है, नहीं, जीडीपी में कृषि का योगदान की वृद्धि नहीं होगा, ठीक है। इंडस्ट्री और सर्विसेज का योगदान में वृद्धि होगा। चलिए, बिहार के मैदानी भाग, भाई बिहार का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत? 96% है। कुल क्षेत्रफल का बिहार का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है? 96%, ठीक है। उसके बाद और क्या है? चलिए देखते हैं। पुनवार एक नाम है, गाय का पुनवार क्या नाम है? गाय का एक नाम है। कजरी किस राज्य का लोक नृत्य? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का भी है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कजरी है, ठीक है। लोक नृत्य। अच्छा, झारखंड का लोक नृत्य क्या है? विदेशिया भी हो जाएगा, विदेशिया हो जाएगा, फिर से छऊ हो जाएगा, ये आपको जाट जाटिन हो जाएगा, जाट जाटिन जो हम लोग करते हैं वो भी हो जाएगा आपको झारखंड से। छत्तीसगढ़ से पाली हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में झूमर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। गुजरात में तो डांडिया तो बहुत फेमस है, या गरबा भी फेमस है, ये सब हो जाएगा। अजात शत्रु नाम से, उपनाम से किसे जाना जाता है? अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद नाम से, अजात शत्रु को राजेंद्र प्रसाद से जाना जाता है। श्री कृष्ण जी को बिहार केसरी जो है श्री कृष्ण सिंह है, ठीक है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक जाना जाता है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये 50 सवाल का हो गया, चौथा सेट खत्म हो गया। इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग करते हैं डिटेल में जाके, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें, और बार बार एक ही चीज को देखेंगे ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, तो आसानी से याद हो सकता है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए अगले वीडियो तक मिलेंगे हम लोग। जय हिंद।